टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ को सीखने जा रहे हैं, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सीखने के लिए हमने प्रीवियस में कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है ना। तो आप लोग एक बार प्लीज़ प्रीवियस के कुछ वीडियोज़ हैं जो कि जिसमें मैंने हीट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन वहाँ पर कर रखा है। तो आप लोग अगर प्लीज़ उसको देख लीजिए, समझ जाएंगे कि हीट हमारा क्या होता है। उसके बाद हमने कई सारे लॉज भी वहाँ पर डिफाइन किया है, जैसे कि जीरोथ लॉ है, उसको भी हमने समझा है। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है। बट फर्स्ट लॉ जो है बहुत ही छोटा सा है, इसको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, एक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में हमने क्या देखा था कि एनर्जी को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते, और यही जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। बट हम इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझने की भी कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है आप लोगों के सामने। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है, तो एनर्जी को हम जो है ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ये तो आप लोगों को बहुत पहले से पता है। ठीक है, और एक चीज यहां पर ये कहा है कि इट कैन ओनली चेंजेस फॉर्म, मतलब ये फॉर्म चेंज कर सकता है। अब एनर्जी है तो वो एनर्जी हो सकता है कि एनर्जी में एक पार्ट एनर्जी बदल जाए, एक पार्ट जो उसके वर्क में बदल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ चीजें यहां पर अभी आएगा और समझेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने ये बताया है कि एनर्जी को हम ना खत्म कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते, तो क्या ये सच है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर, और उसके हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस एग्जांपल के माध्यम से हमने थोड़ा ड्रॉ किया, आप लोगों को आई थिंक समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास जो है एक हिल है, ठीक है, एक पहाड़ है, हिल, अच्छा हिल है, और ये जो है हमारे पास रॉक है। रॉक पता ना क्या होता है? रॉक मतलब होता है जो पत्थर वगैरह। ठीक है, अब हमने क्या किया है, एक रॉक है, उस रॉक को हमने क्या किया है, जो है ऊपर तक ले गए, एलिवेशन आप जानते होंगे, ऊपर तक ले गए, ऊंचाई तक ले गए, और यहां पर हमने उसको रख दिया एक टाइम के लिए। आपको पता है कि जब भी हम, जैसे कोई एक गेंद है और उस गेंद को हम नीचे से लेकर के जो है छत पर लेकर के चढ़ रहे, तो आप समझ सकते हैं कि उस गेंद के साथ क्या हो रहा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उस चीज को समझिए। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कोई हमारे पास एक रॉक है, हम उसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, जैसे हाइट का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक फोर्स हमारा नीचे की ओर भी लगता है। तो उस कंडीशन में देखिए mgh आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसके हाइट के वजह से, है ना, अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रॉक है, इसका जो मास है वो हमने m लेकर के रखा है। ठीक है, और सेम मास है। अब जब यहां से हम इस मास को ड्रॉप करेंगे, तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जब ये ऊपर गया, तो आपको पता है कि वस्तु को जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो एक एनर्जी इसमें स्टोर होता है। ठीक है ना, एनर्जी इसमें जो है क्या स्टोर हो जाता है। अब वही एनर्जी जो है हमारा कैसा एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो कि mgh हम उसको बोलते हैं। ये एक मास है, ये एक वस्तु है, इसका कुछ जरूर मास होगा, और इसको हम नीचे से अगर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, है ना। तो उसमें एक एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगा, और हाइट हम कितने हाइट पर ले जा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हम 10 किलो जूल अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं कि जब हमने इसको हिल के टॉप पर ले गए एलिवेशन, तो उस कंडीशन में जो है 10 किलो जूल जो है इसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हुआ। अब हम देखते हैं कि जो बात हमने किया था कि कोई एनर्जी है, उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है बट वो खत्म नहीं हो सकता है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे छोड़ना इसको, ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम यहाँ तक, वस्तु जो है यहाँ तक पहुँच गया, ये जो हमारा रॉक है ये जो है यहाँ तक पहुँच गया, और जैसे यहाँ तक पहुँचा है तो हम ये देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी एकदम 10 था, हम ये देख रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ तक आया तो पोटेंशियल एनर्जी जो Pe2 है वो 7 किलो जूल हो गया है। ठीक है, और जैसे ही ये चीज ऊपर गया तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसके मोशन के वजह से जो एनर्जी होता है
मूवमेंट की वजह से। तो वो तो अब यहाँ जाने के बाद तो ये रुक गया ना यहाँ पर, तो यहाँ इसके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, अब जब इसको हम छोड़ रहे हैं तो एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका इंक्रीमेंट होगा, है ना। जितना हम ऊपर से नीचे की ओर वस्तु जैसे ही छोड़ रहे हैं, इसको हम जैसे छोड़ेंगे तो जितना नीचे आएगा इसका काइनेटिक एनर्जी में उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। ऐसे ही जैसे ऊपर जाएगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो ये चीज़ है। नीचे आया तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कितना, देखिए यहाँ पर जो है 10 था, तो यहाँ आने के बाद, इस पोजीशन पे आने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है इस रॉक का वो 7 किलो जूल हो गया। लेकिन वही बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 था, बट जैसे ही इस पोजीशन पर आया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 3 किलो जूल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, 0 से बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। बट पोटेंशियल एनर्जी हम देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जितना टोटल हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वही है ना कि देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था हमारा ऊपर 10, लेकिन धीरे धीरे नीचे आया तो वो काइनेटिक एनर्जी में, जैसे हमने छोड़ दिया वो मोशन में आया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो पहले 10 था और देखिए फिर यहाँ पर इस पोजीशन पर हम स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे जो है यहाँ पर हमारा फिर कितना हो गया, 7 हो गया, और फिर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया उसके मोशन की वजह से 3 हो गया। ऐसे ही जैसे ये जो है ड्रॉप होगा और ऐसे ही ग्राउंड तक आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, हम मान के चलते हैं कि वो 3 है, वो हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी के E3 होगा वो हमारा जो है टोटली 10 किलो जूल हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर एक चीज मैंने लिखा है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो हमारा डेल जेड है, जो कि हमने लिया है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। अगर कोई बॉडी है या फिर कोई जैसे रॉक हमने लिया है तो इसका जो मास है वो क्या है, m है, और हम ऊपर ले जा रहे हैं तो g तो है ही उसमें, है ना, g के अंडर में हम कर रहे हैं वर्क, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, जो है g हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर mg और जो हाइट हमने यहाँ पर लिया था वो डेल्टा z इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² होता है। तो इनिशियल पोजीशन पर हम जो वेलोसिटी है वो कंसिडर कर रहे हैं 2 है, और फाइनल यहाँ पर जो आ रहा है वो v1 है। तो हाफ यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ mv² होगा, और इस पोजीशन पर आने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ mv1² हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है उतना ही ज़्यादा जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए एनर्जी जो है हम खत्म नहीं हुआ, मतलब जितना था वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो वही चीज़ लिखा था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट कैन ओनली चेंजेस फॉर्म। तो पोटेंशियल से काइनेटिक में हमारा चेंज हो गया है। तो लेकिन एनर्जी तो उतना ही है ना, पहले 10 था और हम देखें एकदम एंड पॉइंट पर तो यहाँ आने के बाद भी 10 हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और हमने लिया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए हमने जो है एक सिलेंडर लिया है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, अभी समझ लो। और मतलब 2 स्टेप में हम इसको समझेंगे, ठीक है। स्टेप 1 है, ये पहला स्टेप है, और ये वाला जो है हमारा दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये वाला हमारा सिलेंडर है, मतलब सेम वही, इस सिलेंडर में हमने क्या कर दिया, हीट दे दिया। हीट समझ रहे हो, इसमें हम समझते हैं कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको दे दिया है। अब जब हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया तो आप समझ सकते हो कि ये इसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि गैसेस भरी हुई है। क्या चीज, गैसेस, ठीक है, इसके अंदर गैसेस। तो जब भी हम इस सिलेंडर को हीट देंगे बाहर से, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे, तो उस कंडीशन में गैस है। अब गैस जैसे हीट देंगे वैसे इसका प्रेशर तो हाई हो जाएगा। अब प्रेशर हाई किस प्रकार से होगा, इसके इंटरनल एनर्जीज जो है इंक्रीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको जो है हीट मिलेगा, और वैसे ही इसके जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए इंटरनल एनर्जी में बहुत सारा चीज़ें डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी में मॉलिक्यूल अपनी प्लेस पर वाइब्रेट करेगा, उस वो भी हमारा जो है एक एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांसलेशनल, इसके जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें एक जो है ट्रांसलेशनल एनर्जी आ जाएगा।
अच्छा, अपने प्लेस पर जो मॉलिक्यूल्स है वो उनके जो जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है वो जो है अपने प्लेस पर ही घूमेगा, है ना, ऐसा भी होता है। तो उस कंडीशन में वो जो है रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे जितने भी एनर्जी मैंने बताया है, ये सारा जो एनर्जी है वो इसके टोटल इंटरनल एनर्जी बोला जाएगा। समझ में आया? मतलब इंटरनल एनर्जी मतलब पर्टिकुलर एक एक पार्टिकल में जो जो चीज़ों का इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे ही यहाँ से हीट क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको दिया है, तो उस कंडीशन में कौन कौन सा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में देखिए क्या क्या आता है। इंटरनल एनर्जी में देखिए सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल एनर्जी आता है ना, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल एनर्जी भी आ जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना, तो ये सारी चीजें आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही हमने इसको हीट दिया है तो इसके प्रेशर ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा गैस का। अब प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये पिस्टन जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये पिस्टन ऊपर आ जाएगा। पिस्टन ऊपर आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम द्वारा जो है कुछ वर्क किया जाएगा, और वो वर्क कितना, इतना अमाउंट ऑफ वर्क किया गया है ना, यहाँ से यहाँ पर था, अब यहाँ से इतना ऊपर वो उठ गया है, तो ये हम ये मान के चल रहे हैं कि W अमाउंट ऑफ वर्क किया गया। तो यही चीज इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम एनर्जी इसको दिया है, जो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इसके फॉर्म्स को तो चेंज कर सकते। तो जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दिया है वो कहाँ कहाँ लगा? क्या पूरा एनर्जी जो है वर्क डन में लग गया? नहीं। देखिए कैसे, हमने जब क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है तो कुछ पार्ट तो ये अपने अंदर ले लिया है, अपने अंदर ले लिया, जिसके वजह से इसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ, इसके वेलोसिटी बढ़े, ठीक है ना, इसके वेलोसिटी बढ़े, ये मॉलिक्यूल्स जो है बहुत तेजी से गति करने लगे, फिर मोशन में आ गए, ठीक है, मोशन में आ गए। तो हम ये देखते हैं कि जो इसके जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इसमें दिया है वो जो है इसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट, मतलब इंटरनल एनर्जी हम मानते हैं कि पहले ये यू था, इसका जो इंटरनल एनर्जी है पहले यू था, फिर जब हमने इसमें हीट दिया है तब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ करके यू डैश हो गया। तो मतलब इंक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू डैश माइनस यू। ऑब्वियसली बात है, इसके इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हीट एब्जॉर्ब जरूर कर लिया एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी, अगर क्यों अमाउंट ऑफ हीट हमने इसमें दिया, एनर्जी दिया है, तो हम इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट करने में भी तो कुछ एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो वही चीज हम ये देख रहे हैं कि इतना एनर्जी जो है इसका इंक्रीमेंट हुआ है और वर्क डन भी हुआ है। तो ये चीज देखते हैं कि जितना हमने हीट दिया है उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट करने में कुछ पार्ट जो है लग गया है, और ये जो वर्क डन हुआ है उसमें भी हमारा कुछ पार्ट लग गया, तो इसको हम डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो इसको इन जनरली हम इक्वेशन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का। तो यही चीज हमारा इसमें जो है समझने का था, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम जितना अमाउंट ऑफ हीट देंगे या फिर एनर्जी जितना होगा वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बस सिर्फ इतना है इसमें, ठीक है। एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारा इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, वर्क डन कैसा वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। यहाँ से हमने बाहर से हमने किसी प्रकार का कोई फोर्स ऐसा नहीं लगाया जिसकी वजह से वर्क डन हुआ है। ये जो भी यहाँ पर वर्क डन हो रहा है वो सिस्टम ही कर रहा है खुद, ठीक है। हमने सिर्फ क्या दिया है, हीट दिया है, और इस हीट के वजह से सिस्टम जो है अपना वर्क डन, अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इस वर्क को कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अमाउंट ऑफ हीट, है ना, इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो जितना हीट देंगे तो इन दोनों में कन्वर्जन होगा और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ जो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमारा बताता है, ठीक है। तो आई थिंक जो ये लॉ है वो आप लोग क्लियर हो गया है। आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। सो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया। अगर सही लगा है, समझ में आया है, तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर डाउट है फिर भी तो आप लोग वो भी वहाँ पर एक बार लिख करके बता देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक पर्टिकुलर वे में आपको सॉल्यूशन दे सकूँ, ठीक है। और सही लगे तो इसको लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।